Assalamu alaikum everyone. We're going to begin with the class, but first let's mark the attendance. In this class, we have Abdullah Khan, Ahmed, Aisha, Ayan Amir, Aisha Nawaz, Azlan Mubashir, Iman, Fatma Aziz, Fatma Wakas, Hansa Sharif, Harim, Mahrosh Khan, Maryam Naim, Mujtaba Raza, Nabiha Awan, Nawal Tabesh, Sarem, Siddiqa Wasan, Sayyid Muhammad Ahmed Nasir, Sayyid Awais, Zainab Ali, and Sanam. Okay, everyone, let's begin with the class and let's recall what we were studying the last time. We had started this chapter number 6 of history. Chapter number 6 history का हमने start कर दिया था, which means that we have started section number 2. हमने section number 2 start कर दिया है, chapter number 6 हमने start कर दिया है, और chapter number 6 में we need to talk about the events from 1900 till 1919. ये सारे events को हमें cover करना है. अच्छा, somebody asked me earlier, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर ये बताइए कि जो चैप्टर का नाम है, the name of the chapter is the development of हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? आप एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस, अच्छा जी। मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। Okay, so I was telling you about this question कि what is the meaning of this chapter. इस chapter का मतलब क्या है? इस chapter का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट. अब ये डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट क्या है? पाकिस्तान बना कब है? पाकिस्तान बना है इन 19. पाकिस्तान कब? इन 1947. पाकिस्तान तो 1947 में बना. ये चैप्टर नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? चैप्टर नंबर 6 में लिखा हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट. द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट का मतलब ये है कि ओवर द इयर्स 1900 से लेकर 1919 तक एंड ऑनवर्ड्स कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हिंदुस्तान में चल रहे थे. उन सरकमस्टांसेस की वजह से इवेंचुअली द मुस्लिम्स केम टू रियलाइज दैट दे नीडेड अ सेपरेट होमलैंड.
इतने सारे सरकमस्टांसेस चल रहे थे कि हो सकता है कि मुसलमान और हिंदूज की आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही होंगी, या मुसलमान और अंग्रेजों के ताल्लुकात आपस में अच्छे नहीं हो रहे होंगे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इतने सारे पीरियड ऑफ टाइम में, द पाकिस्तान मूवमेंट हैड स्टार्ट टू डेवलप स्लोली एंड ग्रेजुअली। आहिस्ता आहिस्ता, बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली पाकिस्तान मूवमेंट डेवलप हो रही थी। भाई अचानक से तो ऐसा नहीं हुआ ना कि एक दिन सोकर उठे और सबने कहा कि आज हम एक नया मुल्क पाकिस्तान बना लेते हैं। दैट्स नॉट द केस। इस तरीके से तो पाकिस्तान नहीं बना। पाकिस्तान किस तरीके से बना है? पाकिस्तान इस तरीके से बना है कि ओवर द ईयर, स्लोली एंड ग्रेजुअली, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हिंदुस्तान में, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए जब मुसलमानों ने रियलाइज किया दैट वी नीड टू मेक अ सेपरेट होमलैंड फॉर आवरसेल्व्स, और इस तरीके से फिर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। और इसी वजह से जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक्स पढ़े थे, जरा उन्हें एक दफा रिकॉल कर लें, दैट व्हाट वी हैव स्टडीड अप टिल नाउ। In the last class, we started with the topic that is the partition of Bengal. पिछली क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया था, that was partition of Bengal. हिंदुस्तान का एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस हुआ करता था in terms of area and in terms of population, and its name was Bengal. एक बहुत ही बड़ा सा सूबा था जिसका नाम था बंगाल प्रोविंस। अब इसमें आबादी की अगर हिसाब से देखा जाए, इट हैड द पॉपुलेशन ऑफ 85 मिलियन ऑल टुगेदर। बहुत ज्यादा आबादी थी इस सूबे में। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो इट वाज अ वेरी लार्ज प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल। ब्रिटिश ने 1905 में डिसाइड ये किया कि बंगाल के दो हिस्से कर दिए जाएंगे। वन वुड बी नोन एज द ईस्ट बंगाल, द अदर वन वुड बी नोन एज द वेस्ट बंगाल। इस तरीके से दो डिफरेंट प्रोविंसेस बन जाएंगे। हमने इसके पीछे रीजंस को पढ़ा था कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों किया गया था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बहुत सारे रीजंस को हमने पढ़ लिया था कि फॉर एग्जांपल पार्टीशन ऑफ बंगाल इस वजह से किया गया था बिकॉज द ब्रिटिश वांटेड टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन। हमने पढ़ा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल इस वजह से किया गया था टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम्स लिविंग इन ईस्ट बंगाल, के जो मुसलमान ईस्ट बंगाल में रहते हैं उनकी जो भी हालात हैं उसे इम्प्रूव किया जाए, इस वजह से भी पार्टीशन किया गया था। तीसरी बात जो हमने पढ़ी थी कि अंग्रेज कोई बहुत फरिश्ता लोग नहीं है, दैट दे डिड द पार्टीशन टू सॉल्व द इंडियन प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजों ने इस वजह से भी पार्टीशन किया था टू क्रिएट सम कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज इट वॉज अ ब्रिटिश पॉलिसी नोन एज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या होती है? आपस में सबको लड़वाओ और ज्यादा अरसे तक हिंदुस्तान में रूल करते रहो। तो ब्रिटिश किस तरीके से लड़वा रहे थे? व्हेन द ब्रिटिश पार्टीशन बंगाल इनटू टू पार्ट्स, एक प्रोविंस बन गया जहां पे मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी, दूसरा प्रोविंस बन गया जहां पर हिंदूज वर इन मेजोरिटी, एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन इंडिया। तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू और मुसलमान जो कि एज अ होल हिंदुस्तानी थे, अब आपस में एक दूसरे से लड़ने लग गए। और किस तरीके से लड़ने लग गए? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट स्वदेशी मूवमेंट। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि जब नया नया पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, जब नया नया पार्टीशन ऑफ बंगाल का प्रपोजल आया, तो उस जमाने में हिंदूज ने बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट किया था। व्हाट हैपेंड देन? उसके बाद क्या हुआ? पीसफुल प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं हुआ। आप जितना पुराने तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। हिंदूज ने रियलाइज किया दैट दे नीडेड टू अप्लाई मोर प्रेशर। तो हिंदूज ने स्वदेशी मूवमेंट को इस तरीके से लॉन्च किया कि ब्रिटिश का इकोनॉमिक बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश गुड्स वर थ्रोन ऑन बॉनफायर्स, द ब्रिटिश गुड्स वर बर्न्ड। Nobody was deciding to prefer the British goods. Everybody decided to wear and prefer the Indian made products. और इसकी वजह से ब्रिटिश की इकोनॉमी को डैमेज हुआ। आहिस्ता आहिस्ता सोशल बॉयकॉट की वजह से भी इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। मीडिया का भी इस्तेमाल इस तरीके से हुआ कि ब्रिटिश की इमेज को हर्ट किया जा रहा था। रोजाना जब प्रोटेस्ट और स्ट्राइक हो रहे थे तो उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी खराब हो रही थी। अब क्या फर्क पड़ता है ब्रिटिश को? यस, अब फर्क पड़ता है ब्रिटिश को। नाउ द ब्रिटिश वर प्रेशराइज्ड, नाउ द ब्रिटिश मेड द लॉज टू काउंटर द इंडियंस। अब उन्होंने ऐसे लॉज बनाए कि हिंदूज को किसी तरीके से काउंटर किया जा सके। काउंटर करने के लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट लॉ बने थे। एक का नाम था एंटी सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट और दूसरे का नाम था प्रेस एक्ट, ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को और मीडिया को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। कोई भी फायदा क्यों नहीं हो रहा था? कोई भी फायदा इस वजह से नहीं हो रहा था बिकॉज द इंडियंस वर, स्पेशली द हिंदूज वर वेरी एंग्री। जो हिंदूज थे वो बहुत ज्यादा नाराज थे।
हिंदूज टेररिज्म पर उतर है. There were assassination attempts on the British judge. There were the assassination attempts on the future Viceroy Lord Minto. There was the assassination attempt on the governor of Bengal. But fortunately for these people, they all survived. ये सब लोग survive कर गए. ब्रिटिश ने कोशिश की कि इंडिया वालों को किसी तरीके से ठंडा किया जा सके, कूल डाउन किया जा सके, एंड दे इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स लाइक द मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स. एंड देन इवेंचुअली द ब्रिटिश सरेंडर्ड. जब ब्रिटिश ने देखा कि कोई फायदा नहीं हो रहा, इंडिया वालों को प्यार से मोहब्बत से जैसे मर्जी बात कर ली, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फाइनली ब्रिटिश ने सरेंडर कर दिया और पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कर दिया. ये तो हो गया हमारा एक अच्छा सा ओवरव्यू अबाउट द टेस्ट एवरीवन. जो आपका लास्ट वीक टेस्ट हुआ है, पेपर वंस हैव बीन चेक्ड एंड दे वुड बी रिटर्न सून. आपको जल्दी उनके मार्क्स भी पता चल जाएंगे और आप लोगों को बहुत ही जल्द आपकी आंसर शीट्स भी रिटर्न हो जाएंगी. सही है, तो स्टे काम एवरीवन. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू चेक द पेपर्स, तो चेकिंग करने में टाइम लगता है. तो स्टे काम एवरीवन, आप लोगों को मार्क्स और सारे रिजल्ट्स कंपाइल होके एक साथ मिल जाएंगे. Now in today's class, let's talk about the reactions of Muslims everyone. हम बात करते हैं कि मुसलमानों ने कैसे रिएक्ट किया पार्टीशन ऑफ बंगाल पे. जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, द मुस्लिम्स वर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. मुसलमान बहुत खुश थे और मुसलमान बहुत सेटिस्फाइड थे. द मुस्लिम्स बिलीव इट वॉज द वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान. सर सैयद अहमद खान ने जो इतनी एफर्ट्स की थी टू इम्प्रूव द रिलेशंस बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश, फाइनली उसका फल मुसलमानों को मिल रहा है. मुस्लिम्स स्टार्टेड टू बिलीव दैट इट वाज द फ्रूट ऑफ द वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान. सर सैयद अहमद खान ने 1858 से लेकर 1898 तक सर सैयद अहमद खान ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी to improve the relations between Hindus, between the Muslims and ब्रिटिश के मुसलमानों के ताल्लुकात उन्होंने ब्रिटिश के साथ बहुत अच्छे बनाने की कोशिश की थी. इवेंचुअली उसका फायदा हो गया. उसका फायदा ये हो गया दैट नाउ द मुस्लिम्स गॉट अ प्रोविंस फॉर देयर ओन. मुसलमानों को एक सेपरेट प्रोविंस मिल गया, दैट वाज ईस्ट बंगाल. एक अलग से सूबा मिल गया था. मुसलमान इतने खुश हुए दैट द मुस्लिम्स वेंट टू शिमला टू मीट द ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो. मुसलमान यहां से निकल के शिमला में चले गए ताकि वहां पे वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात कर सकें. अब तुम्हारे लिए एकदम से ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई. शिमला क्या, डेप्यूटेशन क्या, लॉर्ड मिंटो कौन, लेकिन जरा इस चीज को समझते हैं. लुक एट द बोर्ड एवरीवन, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, सामने देखना. उस जमाने में हिंदुस्तान में दिस वाज द प्रोविंस जिसकी बात हो रही है बार बार. दिस वाज बंगाल प्रोविंस. बंगाल के दो टुकड़े कर दिए गए. वन वाज नोन एज द ईस्ट बंगाल एंड द अदर वन वाज नोन एज द वेस्ट बंगाल. ईस्ट बंगाल और असम को एक साथ मर्ज किया गया था. अच्छा, उस जमाने में हिंदुस्तान का कैपिटल क्या था? द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज इन वेस्ट बंगाल एंड द नेम ऑफ द कैपिटल वाज कैलकट्टा. हिंदुस्तान का जो उस जमाने में कैपिटल था उसका नाम था कैलकट्टा. जैसे आजकल हम कोलकाता कहते हैं, तो उस जमाने में इसका नाम कैलकट्टा हुआ करता था. तो कैलकट्टा हिंदुस्तान का कैपिटल था. मुझे ये बताओ कि आजकल के हिसाब से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन से सिटी में होते हैं? आपका आंसर है इस्लामाबाद में. क्यों इस्लामाबाद में क्यों होते हैं? क्योंकि इस्लामाबाद इज द कैपिटल. जो भी मुल्क का कैपिटल होगा वहीं पर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद होंगे. तो उस जमाने के हिसाब से कैलकट्टा वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया द वाइसरॉय यूज्ड टू बी इन कैलकट्टा. वाइसरॉय कैलकट्टा में होते थे ताकि यहाँ पर बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर सकें. लेकिन इन 1906 में देयर वाज द न्यू वाइसरॉय. हिज नेम वाज लॉर्ड मिंटो. एक नए वाइसरॉय आ गए थे 1906 में. उन वाइसरॉय का नाम था लॉर्ड मिंटो. और लॉर्ड मिंटो कैलकट्टा में नहीं थे. इंस्टेड ही वाज एट शिमला. वो शिमला में मौजूद थे. मेरे प्रोनाउंसिएशन को सुनना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा शिमला, मैंने शिमला नहीं कहा. हिंदुस्तान का ये जो शहर है इसका नाम है शिमला. हिंदुस्तान का जो शहर है इसका नाम क्या है? शिमला. उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? शिमला. लेकिन हमारे सिलेबस में, क्योंकि हम ब्रिटिश करिकुलम को पढ़ रहे हैं, हम ब्रिटिश की रेफरेंस बुक्स को पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस के हिसाब से हिंदुस्तान में उस जमाने में
इस शहर का नाम शिमला था। हम लोग शिमला ही लिखेंगे, शिमला ही बोलेंगे। हम शिमला नहीं पढ़ेंगे, हम शिमला नहीं बोलेंगे, हम शिमला नहीं लिखेंगे। शिमला तो मिर्च भी होती है, फिलहाल इसे शिमला पढ़ लेते हैं। मेरा सवाल है तुम लोगों से, थिंक ऑफ इट, सोचने की कोशिश करना। Why do you think कि वाइसरॉय was not in Calcutta? Why do you think the viceroy was at Simla? ऐसा क्यों है कि वाइसरॉय शिमला में थे? ऐसा क्यों है कि वाइसरॉय इस जमाने में कैपिटल में नहीं थे? क्या ख्याल है भाई आप लोगों का? आप लोग बताइए जरा कि वाइसरॉय कैपिटल छोड़ के शिमला में क्यों गए हैं? Ahmed is saying because unstable condition in Bengal. Mujtaba is saying there was terrorism in Bengal. Ahmed is saying uprising and terrorism in Bengal. Yes, you all are right. Hansa is saying because ओके। अच्छा जी, जरा सुनिएगा। कलकत्ता में ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कलकत्ता में प्रोटेस्ट चल रहे थे, स्ट्राइक्स चल रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हो गई थी। वहां पे किसी भी ब्रिटिश ऑफिशियल की जान को खतरा था। ही वॉज स्केर्ड ऑफ डेथ, जैसा कि महारोश ने कहा, ही वॉज स्केर्ड ऑफ डेथ। एंड दैट इज वाई वन ऑफ द रीजन वाई लॉर्ड मिंटो वॉज एट शिमला was because of the life threats। वहां पर लाइफ थ्रेट्स भी थी, इसी वजह से वहां से बच के इस जमाने में वो शिमला में चले गए थे। रीजन नंबर टू, शिमला was also the summer house of British। ये क्या था? It was the summer house of British। Now what do we mean by the summer house? ये summer house क्या होता है? गर्मियों में, जी बिल्कुल, वेकेशन स्पॉट। गर्मियों में ब्रिटिश को ये कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, और इससे बचने के लिए वो लोग हिंदुस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में, जैसे कि हमारे पास मरी है, वैसे ही हिंदुस्तान में शिमला भी है। शिमला इज ऑल्सो द हिल स्टेशन। जैसे हमारे पास मरी है ना, छुट्टियां होती हैं, गर्मियां होती हैं, तो आप लोग कराची से निकल के कहाँ चले जाते हैं? कराची से निकल के हम लोग चले जाते हैं टू दी नॉर्दर्न एरियाज। इसी तरीके से ये जो हिल स्टेशन है शिमला, कैलकट्टा से निकल के जो वाइसरॉय थे, दे यूज्ड टू बी इन दिस हिल स्टेशन, वो हिल स्टेशन में होते थे। ओएस कादरी, प्लीज मैसेज मी आफ्टर दिस क्लास। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना क्लास के बाद, ताकि फिर मैं आपकी बात को रिस्पॉन्ड कर दूंगा रिगार्डिंग द नोट्स एंड द वर्कबुक्स। नाउ लुक एट द बोर्ड एवरीवन, व्हाट हैपेंड। वाइसरॉय मौजूद थे शिमला में, और वाइसरॉय से मिलने अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स वेंट टू शिमला। मुसलमानों का एक ग्रुप था जो कि शिमला में चला गया वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिलने। This group was led by Sir Aga Khan। Sir Aga Khan was the leader of this group, and this group went to meet Viceroy Lord Minto at Simla, and this event is known as the Simla Deputation। इस event को हम Simla Deputation कहते हैं। Deputation का मतलब क्या है? मीटिंग। Simla Deputation एक मीटिंग जो कि शिमला में हुई। किसके बीच में मीटिंग हुई? दिस मीटिंग वाज बिटवीन द वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो एंड अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स लेड बाय सर आगा खान। ये जो हमारे पास यहाँ पे आगा खान हॉस्पिटल है ना, ये समझें कि इनके एंसेस्टर जो थे, दिस पर्सन वाज द लीडर ऑफ मुस्लिम्स इन शिमला डेप्यूटेशन। वो मुसलमानों के लीडर थे शिमला डेप्यूटेशन में। अच्छा, यहाँ पर अब क्या है कि मैं तुम लोगों को पहले पढ़ाता हूँ कि शिमला डेप्यूटेशन में हुआ क्या, उसके बाद हम दोबारा से इस पेज पर आएंगे। लेट अस सी कि व्हाट वर द डिमांड्स प्रेजेंटेड इन शिमला डेप्यूटेशन। मुसलमानों का ग्रुप चला गया शिमला डेप्यूटेशन में, और उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो के सामने। नंबर वन, डिमांड नंबर वन, पार्टीशन ऑफ बंगाल शुड नॉट बी रिवर्स्ड। पहली डिमांड उनकी क्या थी? पहली डिमांड उनकी ये थी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स ना किया जाए। द फर्स्ट डिमांड वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल शुड नॉट बी रिवर्स्ड। डिमांड नंबर टू, मुसलमानों ने डिमांड किया वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से, देयर शुड बी सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। दिस मीन्स सेपरेट सिस्टम ऑफ इलेक्शंस फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। अब तुम कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप एक ही मुल्क में रहते हैं तो एक ही मुल्क में एक नॉर्मल इलेक्शन होगा, ये दो दो इलेक्शन थोड़ी होंगे। तो एक ही मुल्क में दो इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? अब जरा सुनते हैं कि मुसलमानों की डिमांड क्या थी। लुक एट द बोर्ड एवरीवन, जरा कंपैरिजन को देखिएगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड द जॉइंट इलेक्टोरेट्स एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं जॉइंट इलेक्टोरेट, और दूसरी चीज को हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये जॉइंट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं? हिंदुस्तान में नॉर्मली जो इलेक्शन होता था
वो जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर होता था। मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ हिंदू कैंडिडेट वर्सेस द मुस्लिम कैंडिडेट, और किसी भी सीट के लिए हिंदू वर्सेस मुस्लिम होगा। कौन जीतेगा? आप लोग बता दें कौन जीतेगा। हिंदुस्तान में मुस्लिम्स वर ओनली 25%। हिंदुस्तान में मुसलमान कितने थे? 25%। 75% तो नॉन मुस्लिम्स थे, और 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा तो हिंदू थे। तो इट इज क्वाइट क्लियर, अगर मैं हिंदूज का मुकाबला करवाऊंगा मुसलमानों के साथ, ऑलवेज द हिंदूज वुड विन एंड हिंदूज वुड ऑलवेज ऑक्यूपाई द सीट्स इन द असेंबली। अगर मैं जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम करवाऊंगा, हिंदूज हमेशा जीतेंगे, क्योंकि हिंदू वोटर हमेशा हिंदूज को ही वोट देंगे, मुसलमानों को वोट नहीं देंगे। हिंदूज जीतेंगे और सारी सीट्स को हिंदूज ही ऑक्यूपाई कर लेंगे। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट। मुसलमान इस रेस में हिंदूज के साथ नहीं दौड़ सकते। मुसलमान कॉम्पीट ही नहीं कर सकते हिंदू से। क्यों कॉम्पीट नहीं कर सकते? इट्स टफ, मुसलमान मुकाबला नहीं कर सकते हिंदूज का। तो अब क्या करें? मुसलमानों ने एक दूसरी फरमाइश की, मुसलमानों ने डिमांड की ब्रिटिश से कि वी वांट सेपरेट इलेक्टोरेट्स। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, विच मीन्स अ सेपरेट सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। जैसे कि अगर असेंबली में बहुत सारी सीट्स हैं, तो सम सीट्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर द मुस्लिम्स। कुछ सीट्स ऐसी होनी चाहिए जो कि मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी जाएं। इन सीट्स पे द मुस्लिम कैंडिडेट वुड बी अप अगेंस्ट द मुस्लिम कैंडिडेट, नॉट अगेंस्ट एनी हिंदू कैंडिडेट। मुसलमानों का मुकाबला मुसलमानों से होगा, किसी हिंदू से मुसलमान का मुकाबला नहीं होगा। जो वोटर्स होंगे वो भी मुस्लिम्स ही होंगे। मुसलमान मुसलमान को वोट करेंगे, जीतने वाला भी मुसलमान होगा, हारने वाला भी मुसलमान होगा, सीट पे जाके बैठने वाला भी मुसलमान होगा। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसे हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स कहते हैं। ये एक अच्छा रास्ता है, लेकिन क्या ये फेयर है? नहीं, फेयर तो नहीं लग रहा, ये तो अनफेयर लग रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी मीन्स मेजोरिटी इज द अथॉरिटी। जो भी ज्यादा मेजोरिटी में है उसकी अथॉरिटी होती है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। बट माई क्वेश्चन इज इट अ गुड डिमांड फॉर द मुस्लिम्स? यस, इट इज अ गुड डिमांड फॉर द मुस्लिम। मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी डिमांड है, क्योंकि मुसलमानों को अगर हिंदू से मुकाबला करना है तो मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स ही चाहिए होंगे। जॉइंट इलेक्टोरेट में मुसलमान कभी भी जीत नहीं सकेंगे। तो उस जमाने में लगता तो है कि अनफेयर डिमांड है, लेकिन मुसलमानों ने एक अच्छी डिमांड की थी अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। आगे पढ़ते हैं। डिमांड नंबर 3, रिजर्व सीट्स मोर देन द पॉपुलेशन रेशियो। क्या मतलब हुआ इसका? मुसलमान ये कह रहे हैं कि हम जितने आबादी में हैं, हमें अपनी आबादी से ज्यादा सीट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द मुस्लिम्स वर 25% इन इंडिया। मुसलमान कितने थे? मुसलमान थे 25% इन इंडिया। 25% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं, द मुस्लिम्स वर 25%। लेकिन मुसलमान सीट्स कितनी मांग रहे हैं? मुसलमान सीट्स मांग रहे हैं 1/3, विच मीन्स कि मुस्लिम्स 33% सीट्स। मुसलमान क्या कह रहे हैं कि हम आबादी में कितने? हम आबादी में 25%, हम आबादी में कम है। वी आर ओनली 25%, हमें पता है हम कम है, लेकिन हमें सीट्स कितनी चाहिए? वी वॉन्ट 33% सीट्स इन दी काउंसिल। हमें अपनी आबादी से ज्यादा सीट्स चाहिए। दिस इज वॉट द मुस्लिम्स आर सेइंग, रिजर्व सीट्स मोर देन द पॉपुलेशन रेशो। जितने हम आबादी में है उससे ज्यादा हमें सीट्स चाहिए। एंड देन मुस्लिम सेड, percentage increase in army and civil services। क्या मतलब हुआ इसका? कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है या जितनी भी आर्मी में जॉब आती है, उन सब में मुसलमानों को ज्यादा सीट्स मिलनी चाहिए, मुसलमानों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। दीज वर द डिमांड्स ऑफ मुस्लिम्स इन द सिमला डेप्यूटेशन। ये मुसलमानों की डिमांड्स थी सिमला डेप्यूटेशन में। क्वेश्चन है यहाँ पे, सर हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट मोर सीट्स देन द पॉपुलेशन? देखो, इम्पॉसिबल तो लग रहा है ना आपको, आपको तो अनफेयर लग रहा है कि सर ये कैसे हो सकता है, अगर आप आबादी में कम है तो आपको ज्यादा सीट्स कैसे मिलेंगी?
द थिंग इज के लॉ कौन बनाएगा? मुसलमान थोड़ी बनाएंगे, अंग्रेज बनाएंगे। तो हम लोग डिमांड किससे कर रहे हैं? वी वर डिमांडिंग फ्रॉम द ब्रिटिश। हम ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से डिमांड कर रहे थे। लॉर्ड मिंटो के ऊपर है, ब्रिटिश अथॉरिटीज के ऊपर है, अगर वो डिसाइड करेंगे तो मुसलमानों को आबादी से ज्यादा सीट्स दे देंगे। सो दिस वाज अ गुड डिमांड फॉर द मुस्लिम्स, ऑल्दो इट वाज अनफेयर, बट इट वाज गुड डिमांड फॉर द मुस्लिम्स। ये बिल्कुल वैसे ही है कि समझें कि अगर हमारी क्लास में दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, वी हैव द मेल स्टूडेंट्स एंड वी हैव द फीमेल स्टूडेंट्स। हमारे पास मेल स्टूडेंट्स भी हैं और हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं। इस क्लास में अगर मैं रेशियो उठा के देखूं तो इस क्लास में रफली स्पीकिंग मुझे देखना पड़ेगा, इस क्लास में कौन है हमारे पास, ज्यादा मेल है या फीमेल है ज्यादा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 आउट ऑफ 25 आर फीमेल्स। तो फीमेल्स की मेजोरिटी है यहाँ पे। चलें जी, अब जरा सुनते हैं इसे कि जॉइंट इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट की फॉर्म में हम इसे कैसे समझ सकते हैं। सो इन दिस क्लास व्हाट वी कैन डू इज कि लेट्स सपोज के जितने मेल स्टूडेंट्स हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारी परसेंटेज आप इसमें इंक्रीज कर दें, या हमारे लिए आप रिजर्व सीट्स रख दें काउंसिल में, क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं यहाँ पे, तो हमारी रिजर्व सीट्स रख दें इस क्लास के अंदर। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स कि अगर मैं कहूं कि नहीं, इस क्लास में the next 10 students would be only male, I am not giving admission to any female, मैं किसी फीमेल को एडमिशन नहीं दूंगा। अगर मेरी क्लास में अगले 10 स्टूडेंट्स आएंगे, those would be only male students and not the female students. Now this is an example of reserved seats। तो ये रिजर्व सीट्स की एग्जाम्पल हो सकती है। रिजर्व सीट्स की और भी एग्जाम्पल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यूनिवर्सिटीज में सीट्स रिजर्व की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें सीट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू कि अगर किसी ने इंटर बोर्ड से एग्जाम दिया है तो उसकी इतनी सीट्स हैं, अगर किसी ने कराची बोर्ड से एग्जाम दिया है, फेडरल बोर्ड से एग्जाम दिया है, ए लेवल्स किया है, किसी ने आगा खान बोर्ड से पढ़ा है तो उसकी इतनी सीट्स हैं। तो रिजर्व सीट्स की तो एग्जाम्पल इस तरीके से बहुत सारी होती है। अ क्वेश्चन इन योर माइंड शुड बी कि सर ये वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने जितनी भी डिमांड्स उनके सामने रखी गई, क्या वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने इन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया? द आंसर इज Viceroy Lord Minto told the Muslims the British might consider the demands of Muslims। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने अपनी डिमांड्स बता दी, वी माइट कंसिडर योर डिमांड्स, हम आपकी डिमांड्स को कंसिडर कर सकते हैं इन द अपकमिंग रिफॉर्म्स। आइंदा आने वाले रिफॉर्म्स में हम आपकी डिमांड्स को कंसिडर कर सकते हैं। सो द मुस्लिम्स वर वेरी हैप्पी विद दिस मीटिंग। मुसलमान इस मीटिंग से बहुत खुश हुए क्योंकि मुसलमानों को थोड़ी सी श्योरिटी मिल गई कि शायद उनकी डिमांड्स को फ्यूचर में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। नाउ लुक एट द बोर्ड एवरीवन, जो हम जहां पे बात कर रहे थे जरा वो बात करते हैं। एंड आई वुड वांट यू टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक चैलेंजिंग सवाल को सॉल्व करें। द क्वेश्चन इज, why was the Simla deputation held in 1906? 7 marks। लेट्स सपोज कि मैं एक चैलेंजिंग सवाल आपसे पूछता हूं, why was the Simla deputation held in 1906? सिमला डेप्यूटेशन 1906 में क्यों हुई थी? और इसी से एक और सवाल, एक नया सवाल, एक और सवाल बनाते हैं जो कि पास्ट पेपर में आ चुका है। दैट इज एक्सप्लेन द importance of Simla deputation। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिमिलर डेप्यूटेशन। तो ये दो सवाल आते हैं, जरा इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आ गए तो हाउ आर वी सपोज टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। नाउ लुक एट द बोर्ड एवरीवन, व्हाई, क्यों सिमिलर डेप्यूटेशन क्यों हुई थी? मुस्लिम्स वर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मुस्लिम्स बिलीव दैट पार्टीशन ऑफ बंगाल was in favor of Muslims because Muslims got East Bengal as their majority province। मुसलमान बहुत खुश थे, बहुत सेटिस्फाइड थे। मुसलमानों को इस बात की खुशी थी कि मुसलमानों को एक अलग से प्रोविंस मिल गया।
Muslims believed that now the relations with British are improving because of the work of Sir Syed Ahmad Khan. मुसलमानों का ऐसा फील हो रहा था कि अब हमारे ऊपर से बुरा वक्त खत्म हो गया, अब हमारे ताल्लुकात अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, और अब ये वक्त आ गया है वी शुड मीट द ब्रिटिश. अगर अंग्रेज हमें फेवर दे रहे हैं तो हमें भी ब्रिटिश को रिटर्न करना चाहिए फेवर. वी शुड गो एंड मीट द ब्रिटिश. हमें ब्रिटिश से मुलाकात करनी चाहिए ताकि हमारे रिलेशन मजीद इंप्रूव हो जाए. दैट इज वाई द सिमला डेप्यूटेशन वॉज हेल्ड. इस वजह से सिमला डेप्यूटेशन हुई थी. नंबर 2, सिमला डेप्यूटेशन वॉज हेल्ड because the Muslims feared reversal of partition of Bengal. मुसलमान इस वजह से फौरन पहुंचे वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिलने, क्योंकि मुसलमानों को डर लग रहा था कि ऐसा ना हो अंग्रेज पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कर दें. पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905 में हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल. सिमला डेप्यूटेशन कब हुई? सिमला डेप्यूटेशन हुई 1906 में. जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उस टाइम पे वाइसरॉय का नाम था लॉर्ड कर्जन. उसके बाद सिमला डेप्यूटेशन में द वाइसरॉय वाज लॉर्ड मिंटो. अब देखो हमारे मुल्क में कभी प्राइम मिनिस्टर होते हैं इमरान खान, कभी होते हैं शहबाज शरीफ, कभी होते हैं कोई और XYZ. एक प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो अपनी मर्जी की पॉलिसीज बनाते हैं, दूसरे प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो अपनी मर्जी की पॉलिसीज बनाते हैं. इसी तरीके से हिंदुस्तान में उस जमाने में जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे दोज वर दी ब्रिटिश वाइसरॉय, वो अंग्रेज वाइसरॉय हुआ करते थे. लॉर्ड कर्जन बहुत स्ट्रिक्ट थे. लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. उसके बाद एक नए वाइसरॉय आ गए, उनका नाम है लॉर्ड मिंटो. मुसलमानों को डर किस बात का है? मुसलमानों को डर इस बात का है कि ऐसा ना हो दिस न्यू वाइसरॉय वुड रिवर्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि ऐसा ना हो ये जो नए वाइसरॉय आए हैं ये ऐसा ना हो पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कर दें. उससे प्रिवेंट करने के लिए मुसलमान चले गए टू मीट वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो एट शिमला इन 1906, और मुसलमानों ने मौके से फायदा उठा के अपनी डिमांड्स भी प्रेजेंट की. व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ मुस्लिम्स? मुसलमानों ने डिमांड्स की द पार्टीशन ऑफ बंगाल शुड नॉट बी रिवर्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड रिजर्व्ड सीट्स शुड बी गिवन टू मुस्लिम्स, मुस्लिम्स शुड गेट मोर सीट्स मोर देन द पॉपुलेशन रेशियो. मुसलमान जितने आबादी में नहीं है उससे ज्यादा मुसलमानों को सीट्स मिलनी चाहिए. ये डिमांड करने की खातिर भी मुसलमान गए थे सिमला डेप्यूटेशन में. लिसन केयरफुली एवरीवन, आई एम नॉट डन येट. जरा सुकून से देखिएगा अभी सामने. ये डिमांड्स करना क्यों जरूरी है? Why were these demands important? ये डिमांड्स करना इस वक्त क्यों जरूरी है? The demands were important because the British introduced new reforms after every 10 years. अंग्रेज हर 10 साल के बाद उन्होंने वादा किया था कि हर 10 साल के बाद एक नया कानून हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करेंगे. लास्ट कानून को आए हुए काफी टाइम हो गया था. समवेयर इन 1892 लास्ट कानून आया था, तो अब तो 10 साल क्या, अब तो उससे ज्यादा टाइम गुजर गया था. द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिक्वायर्ड, और कानून के आने से पहले इट इज बेटर इफ द इंडियंस कैन प्रेजेंट द डिमांड्स. मुसलमान क्यों गए? मुसलमान इस वजह से गए ताकि अपनी डिमांड्स को प्रेजेंट कर सकें. मुझे लग रहा है कि आप लोग इस चीज को भूल गए, और मैं आप लोगों को याद कैसे दिलवाऊंगा? मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का आखिरी स्लाइड. शायद आपको याद हो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के चैप्टर में मैंने आपको आखिरी स्लाइड दिखाई थी, और आखिरी स्लाइड में एक चीज लिखा हुआ था, प्रॉमिस्ड न्यू रिफॉर्म्स आफ्टर एवरी 10 years. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी भी बनाई थी कि हर 10 साल के बाद हिंदुस्तान में नए रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा. और इसी वजह से मुसलमानों को पता है कि नए रिफॉर्म्स आने वाले हैं. दैट इज व्हाई द मुस्लिम्स वेंट टू मीट वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो. इसीलिए मुसलमान वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करने के लिए गए ताकि नए रिफॉर्म्स में अपनी डिमांड्स को एग्री करवा सके. एक आखिरी पॉइंट बताऊंगा, यहाँ पे जरा गौर से सुनिएगा. द न्यू गवर्नमेंट इन ब्रिटेन. पाकिस्तान में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? कैन यू टेल मी हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर इन पाकिस्तान? हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज कैन यू नेम? कितनी पॉलिटिकल पार्टीज आपको याद है? वी हैव PTI, वी हैव पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वी हैव MQM, वी हैव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वी हैव अवामी नेशनल पार्टी, वी हैव पता नहीं कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं. इलेक्शंस में पता है कितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी इन पाकिस्तान? इन द इलेक्शन देयर वर 300
प्लस पॉलिटिकल पार्टीज, अल्लाह अकबर, 300 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 300 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शन में कम्पीट करती हैं। तुम्हें पता है ब्रिटेन में मोस्ट पॉपुलरली कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? मेनली टू पॉलिटिकल पार्टीज। बेसिकली दे हैव टू पॉलिटिकल पार्टीज, दो ही पॉलिटिकल पार्टीज। आपको पता है यूएसए में, इतना बड़ा मुल्क है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दुनिया की सुपर पावर है, दे हैव टू पॉलिटिकल पार्टीज। यूएसए में दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक को वो कहते हैं डेमोक्रेट्स और दूसरे को वो कहते हैं रिपब्लिकन, दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और पाकिस्तान के हालात देखें आप, एक तो गरीब मुल्क है और पॉलिटिकल पार्टीज खत्म ही नहीं हो रही, 300 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पर। कुछ नहीं करते तो सियासत ही कर लेते हैं। तो ब्रिटेन में उस जमाने में देयर यूज्ड टू बी बेसिकली टू पॉलिटिकल पार्टीज। उस जमाने में ब्रिटेन में दो पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी। एक को हम कहते हैं लेबर पार्टी और दूसरे को हम कहते हैं कंजर्वेटिव पार्टी। ना लेबर पार्टी हैज अ मोर लिबरल माइंडसेट, रिलैक्स्ड पॉलिसीज, आराम से हिंदुस्तान को रूल करेंगे, लेकिन चिल तरीके से आराम से रूल करेंगे। दिस वाज द पॉलिसी ऑफ द लेबर पार्टी। दूसरी तरफ है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी कौन सी होती है? कंजर्वेटिव पार्टी वो जो कि नैरो माइंडेड होती है, ट्रेडिशनल माइंडसेट। हिंदुस्तान वाले गुलाम है हमारे, इन्हें स्ट्रिक्टली रूल करेंगे तो फिर आराम से हम रूल करते रहेंगे। दिस वाज द माइंडसेट ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी। अब जरा समझो इस बात को। लॉर्ड मिंटो बिलोंग टू द लेबर पार्टी while लॉर्ड कर्जन बिलोंग टू द कंजर्वेटिव पार्टी। लॉर्ड कर्जन क्योंकि स्ट्रिक्ट थे, वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ईस्ट बंगाल एक वेस्ट बंगाल, अलग अलग। जबकि जो लॉर्ड मिंटो थे वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, एंड दे यूज्ड टू मेक सॉफ्ट पॉलिसीज रिगार्डिंग द इंडियंस। इसी वजह से मुसलमान गए शिमला में मुलाकात करने के लिए, क्योंकि मुसलमानों को इस बात का डर था कि ऐसा ना हो लॉर्ड मिंटो पॉलिसी को रिवर्स कर दें, पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कर दें, क्योंकि ये तो सॉफ्ट पॉलिसीज बनाते हैं। इसी वजह से उनसे मुलाकात करने के लिए दे वेंट टू मीट वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो एट शिमला। This brings us to the formation of All India Muslim League. मुस्लिम लीग वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने आगे चल के पाकिस्तान बनाया। 1906 में ये पॉलिटिकल पार्टी बनी। जब मुस्लिम लीग बनी तो मुस्लिम लीग के कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे। वो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? नंबर वन, मुस्लिम लीग इस वजह से बनी बिकॉज दे वांटेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुसलमानों के राइट्स के लिए, मुसलमानों के हुकूक के लिए और मुसलमानों के जो भी फायदे की बात है उसके लिए डिमांड करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। टू रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ मुस्लिम्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी मुसलमानों के व्यूज हैं, जो भी मुसलमानों के रिजर्वेशंस हैं, उन सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। एंड स्टे लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और अंग्रेजों के वफादार रहेंगे। आखिरी बात, टू ब्रिंग पीस एंड हार्मनी अमंग ऑल द कम्युनिटीज लिविंग इन इंडिया। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर किसी के बीच में अमन और मोहब्बत कायम करेंगे। दीज वर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906। मुझे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला लग रहा है, बी लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कैसे 1906 में ये लोग कह रहे हैं वी वुड रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, 1947 में इन्होंने अपना मुल्क बना लिया पाकिस्तान। तो बीच में यकीनन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, कि आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि अंग्रेजों की लॉयल थी, आहिस्ता आहिस्ता कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे डेवलप हो गए होंगे कि ये दूर होते गए, दूर होते गए, दूर होते गए, और इवेंचुअली इन्होंने सोचा कि हमें अपना मुल्क चाहिए, दैट वुड बी पाकिस्तान। तो ये तो अभी बहुत ही बेसिक इंट्रो दिया है मैंने आपको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन द सिटी ऑफ ढाका। ये मुस्लिम लीग कहां पर बनी थी? मुस्लिम लीग बनी थी बंगाल के शहर ढाका में। एंड ढाका वॉज प्रेजेंट इन ईस्ट बंगाल प्रोविंस। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये कौन सा शहर है? ये एक ऐसा शहर है जो कि ईस्ट बंगाल में मौजूद था। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल की इंपॉर्टेंस है ये, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, मुसलमान एक प्रोविंस में मेजोरिटी में आ गए,
मुसलमानों को पॉलिटिकल फ्रीडम मिला, मुसलमानों को रिलीजियस फ्रीडम मिला, तो मुसलमानों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई ढाका के शहर में, और जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। लेकिन क्रेडिट जाएगा किसको? क्रेडिट जाएगा सर सैयद अहमद खान को। अब तुम कहोगे कि सर सैयद अहमद खान तो मर चुके थे, सर सैयद अहमद खान को हम क्रेडिट कैसे दे सकते हैं? सर सैयद अहमद खान डाइड इन 1898। कब मरे सर सैयद अहमद खान? 1898 was the year of death of सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान 1898 में मर गए थे। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी, और इसका क्रेडिट जाता है सर सैयद अहमद खान को। क्यों जाएगा क्रेडिट? क्या वजह है कि मैं कह रहा हूं कि सर सैयद अहमद खान को क्रेडिट जाएगा? क्रेडिट इस वजह से जाएगा क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने 1886 में एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम था मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स organized a meeting in 1906 in the city of Dhaka in the house of Nawab सलीमुल्लाह खान। तो जो प्लेटफॉर्म सर सैयद अहमद खान ने बनाया था, उस प्लेटफॉर्म के मेंबर्स ने एक मीटिंग की 1906 में ढाका के शहर में, ईस्ट बंगाल के प्रोविंस में, नवाब सलीमुल्लाह खान के घर पे। और इस मीटिंग के एंड पे इन्होंने डिसाइड ये किया कि मुसलमानों की अपनी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसका नाम होगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। This is how Muslim League came into being, and the president of Muslim League was Nawab विकारुल मुल्क। नवाब विकारुल मुल्क बन गए मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट। तो आई होप यू आर मेकिंग सेंस नाउ। जरा आपको दिखाते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल was a success, जिसके बाद सिमला डेप्यूटेशन was a success, जिसके बाद फॉर्मेशन ऑफ AIML was a सक्सेस। ये मुसलमानों की कामयाबी के साल चल रहे हैं। कैसे कामयाबी हुई? पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद मुस्लिम्स गॉट अ सेपरेट प्रोविंस, एक अलग प्रोविंस मिल गया। अलग प्रोविंस का फायदा क्या होता है? अलग प्रोविंस का फायदा ये होता है कि देयर वुड बी रिलीजियस फ्रीडम, देयर वुड बी पॉलिटिकल फ्रीडम। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सिमला डेप्यूटेशन हुई। सिमला डेप्यूटेशन जब हुई तो दिस शोज के मुसलमान अब पॉलिटिकली फ्री थे। इसी वजह से मुसलमानों ने जाके क्या डिमांड किया? मुस्लिम्स डिमांडेड फॉर देयर राइट्स, मुस्लिम राइट्स के लिए डिमांड किया इन द सिमला डेप्यूटेशन। और एक आखिरी बात बताऊंगा, सिमला डेप्यूटेशन में वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने क्या कहा? वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने कहा वी माइट कंसिडर योर डिमांड्स इन द फ्यूचर। वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने यह भी कहा व्हाई डोंट द मुस्लिम्स फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने कहा कि फ्यूचर में अगर हिंदुस्तान में इलेक्शंस होंगे, फ्यूचर में हिंदुस्तान में जब काउंसिल्स में इलेक्टेड मेंबर्स जाएंगे, उसके लिए तो जरूरी है कि मुसलमानों की अपनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। Why don't you guys make your own political party? This was a motivational factor for the Muslims, and that is why All India Muslim League was formed. इस motivation की वजह से All India Muslim League बनी थी। This brings us to the question, everyone. ये सवाल है जिसे हम solve करेंगे। Explain the reasons behind the formation of All India Muslim League in 1906. If everything is clear up till now, please click on the tick mark. सारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो गए तो जल्दी से टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, 10 लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। द अदर्स एज वेल, जल्दी से टिक मार्क कर दें। 13 पीपल। व्हाट अबाउट द अदर्स? जल्दी जल्दी टिक मार्क पे क्लिक कर दें। डन। चलें, किसके क्लियर नहीं है? देयर इज समवन जिसके क्लियर नहीं है। कौन सी बात क्लियर नहीं है? ओवैस कादरी के? या क्लियर हो गया? अच्छा, टिक हो गया।
टिक हो गया, चलें। नाउ लुक एट द बोर्ड एवरीवन। सवाल है, एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906। मुस्लिम लीग क्यों बनी थी? नंबर 1, मोटिवेशन फ्रॉम सिमला डेप्यूटेशन। मोटिवेशन किस तरीके से मिली थी? वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो assured the Muslims that their demands might be fulfilled. दूसरी बात, also Lord Minto suggested the Muslims to form their own political party. तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से सिमला डेप्यूटेशन में मुसलमानों को बहुत मोटिवेशन मिली और इससे मुसलमानों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। अच्छा, ये जो हम लोग क्लास के लेक्चर के दौरान नोट्स बनाते हैं, आई नो देयर आर स्टूडेंट्स जो कि क्लास के दौरान बड़े अच्छे नोट्स मेंटेन कर रहे होते हैं। आज की क्लास जैसी एंड होगी, इफ समवन हैज मेड वेरी गुड नोट्स, अगर किसी ने की पॉइंट्स बनाए हैं अच्छे से, प्लीज सेंड मी द पिक्चर ऑफ इट। मुझे पिक्चर भेज देना ताकि मैं उसे ग्रुप में भेज के बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर सकूं, ठीक है। नंबर 2, अपकमिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिफॉर्म्स। तो ब्रिटिश की पॉलिसी क्या थी? द ब्रिटिश पॉलिसी was to introduce new reforms after every 10 years. So the new reforms were soon due. नए रिफॉर्म्स आने वाले थे। Moreover, in the new reforms, parliamentary setup would be made in India, which means having political parties was important. क्या मतलब हुआ भाई इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज हर 10 साल के बाद नया कानून लेकर आते थे हिंदुस्तान में, और नया कानून बस आने ही वाला था। नए कानून में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम लेकर आ रहे थे हिंदुस्तान में, जिसमें असेंबली भी होगी, इलेक्शन भी होंगे, वोटिंग भी होगी, सब कुछ होगा। तो ऐसे में अगर आपके पास अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो आप इस सेटअप का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इस वजह से अपनी पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग बनाना बहुत जरूरी था। नंबर 3, पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस विद द हिंदू कम्युनिटी। पास्ट में हमने क्या पढ़ा है? पास्ट में हमने पढ़ा है हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। क्या सीखा हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी से? हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी से ये सीखा कि हिंदूज ओनली डिमांडेड फॉर देयर लैंग्वेज, फॉर देयर कल्चर, दे हैड नो इंटरेस्ट इन द मुस्लिम लैंग्वेज एंड कल्चर। प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट में हमने पढ़ा स्वदेशी मूवमेंट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। हमने क्या पढ़ा कि जो स्वदेशी मूवमेंट थी, ये स्वदेशी मूवमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद मौजूद थी, और हिंदूज ये नहीं सोच रहे थे कि मुसलमानों का क्या फायदा हो रहा है। दे ओनली केयर्ड अबाउट देयर राइट्स। उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि मुसलमान शायद ईस्ट बंगाल में अगर प्रोग्रेस कर लेंगे तो कोई नुकसान की बात थोड़ी है, पूरे हिंदुस्तान में हिंदूज वर इन मेजोरिटी। but they were only concerned about the rights of Hindu community, the unity of Hindu community, the language and culture of Hindu community। तो मुसलमानों के लिए अगर कोई बात नहीं करेगा, उसके लिए जरूरी है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए ताकि वो मुसलमानों के राइट्स के लिए बात भी करे। द रोल ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस कब बनी? 1885 में।
और शुरू में कांग्रेस ने भी कहा था कि वी वुड रिप्रेजेंट ऑल द इंडियंस, हम सारे इंडियंस को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है. इन रियलिटी कांग्रेस ओनली टॉक्ड अबाउट द राइट्स ऑफ हिंदूज. हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी जब हुई थी 1867 में, कांग्रेस बनी 1885 में, कांग्रेस ने अपनी डिमांड्स प्रेजेंट की 1886 में, और कांग्रेस ने उस वक्त भी यही कहा कि हिंदी शुड बी मेड द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज. उन्होंने उर्दू का साथ तो नहीं दिया. जब पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्वदेशी मूवमेंट हुई, मुसलमानों को नुकसान भी हुआ, कांग्रेस ने तो मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई. कांग्रेस ने तो यही कहा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल शुड बी रिवर्स. तो मुसलमानों के लिए कौन आवाज उठाएगा? अगर मुसलमानों की अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो मुसलमानों के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाएगा. मुसलमानों ने इस बात को रियलाइज किया. कांग्रेस को काउंटर करने के लिए, हिंदूज का काउंटर करने के लिए, अपने ताल्लुकात ब्रिटिश से इंप्रूव करने के लिए, अपनी बातें ब्रिटिश तक पहुंचाने के लिए और ब्रिटिश की बातें मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए जरूरी था कि हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी हो. एंड दैट इज व्हाई मुस्लिम लीग वाज फॉर्म. आखिरी पॉइंट, द वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान. सर सैयद अहमद खान died in 1898, but he had established a very important platform, that was Mohammedan Educational Conference in 1886. उन्होंने रोका मुसलमानों को कि कोई भी मुसलमान कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करे. उन्होंने रोका मुसलमानों को कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करना. अगर मुसलमानों ने उनकी बात ना मानी होती तो शायद फ्यूचर में मुस्लिम लीग नहीं बनती. लेकिन मुसलमानों ने सर सैयद की बात मानी. मुसलमानों ने एजुकेशन पे ज्यादा कंसंट्रेशन किया. मुसलमानों ने अपना प्लेटफॉर्म मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में आके पॉलिटिकल आइडियाज को शेयर किया. मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता डिसिप्लिन हो गए, ऑर्गेनाइज्ड हो गए, पॉलिटिकली अवेयर हो गए. फाइनली वही मेंबर्स मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के जो थे, आफ्टर 20 years they formed All India Muslim League, and the credit goes to Sir Syed Ahmed Khan. That's the end of this topic, everyone, and that's it for today's class. आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है. नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स एंड द अपकमिंग टॉपिक्स, और बाकी टॉपिक्स को नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे. That's it for today, everyone. Take care. Allah Hafiz. The results will be soon available, and the recorded lecture would be soon available on the drive. अगर आपको अभी तक ड्राइव का एक्सेस नहीं मिला तो डू शेयर विद मी योर ईमेल एड्रेस ऑन व्हाट्सएप, ताकि मैं आपको इसका एक्सेस दे दूंगा. That's it for today, everyone. Allah Hafiz.